हाँ जी। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। द कोर्स वुड बी अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में ट्राई करूंगा कि एकदम बेसिक से बेसिक चीजें कवर हो इसमें, है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एकदम एडवांस से एडवांस चीजें तक हम जा सकें, ठीक है। एंड ये कोर्स हम ना इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि कोई भी बच्चा इसको वॉच कर सके, लाइक कोई भी इंसान जो है वो इसको वॉच कर सके। जनरल फिजिक्स एंथुजियास्ट कैन आल्सो वॉच दिस, है ना। आईआईटी जैम स्टूडेंट भी इसको देख सके, एक गेट एस्पिरेंट भी इसको देख सके, कोई भी देख सके इसको, है ना। बट मेनली फोकस एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप के लिए ही होगा एंड कॉलेज एग्जाम्स वगैरह, ठीक है। मास्टर्स के लिए तो वैसे इतना काम नहीं आएगा क्योंकि मास्टर्स का जो सिलेबस होता है वो काफी एडवांस होता है। बट ऑब्वियसली सीएसआर नेट गेट के हिसाब से हम इस चीज को कराएंगे, ठीक है। तो बिना कोई टाइम पास करे, है ना, स्टार्ट करते बेसिक से, ठीक है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हर एक चीज की बेसिक जरूरी होती है ना। एंड मैं बता रहा हूँ आपको, बेसिक चीजें ना बहुत ज्यादा काम आती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो बेसिक अगर आपका स्ट्रांग हो गया ना, बेस अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक लिटरली बता रहा हूँ, आप कोई भी एडवांस टॉपिक में एक्सेल कर सकते हो। एक बार बेसिक समझ गए, तब तो बस लॉजिक लगाना है। तो कोई टेंशन नहीं है, बस लॉजिक लगाना है। बस एक बार बेसिक समझ जाओ कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक पे ध्यान देंगे, है ना। ये नहीं कि हाँ हाँ वही कराएंगे वो लोग, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। बट ये सब चीजें ना बाद में बहुत दिक्कत देती है। बहुत बड़े से बड़ा कैलकुलेशन करोगे, बाद में यही नहीं पता होगा अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कैसे कन्वर्जन करते हैं या फिर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्जन करते हैं। क्या फायदा हो उस कैलकुलेशन का, है ना। तो बेसिक चीजें काम तो आएगी ना, जरूर आएगी बेसिक चीज काम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। सो सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा बेसिक तो नहीं करा रहा, ठीक है। ट्वेल्थ लेवल में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। वहां पे पाया गया था कि एटम जो है वो आधा, ऑलमोस्ट आधा तो क्या, 99.9% खाली रहता है ना। 99.9% खाली रहता है। एक छोटा सा डॉट जैसा होता है न्यूक्लियस, है ना, बहुत छोटा होता है। और कितना छोटा है, ये भी हमने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 1 फेम्टोमीटर के अबाउट होता है इसका न्यूक्लियर रेडियस, ठीक है। जो कि होता है कितना, 10⁻⁻15 मीटर। ये सब चीजें ना याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। सो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर है 10⁻⁹मीटर। 1 माइक्रोमीटर है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। और 1 मिलीमीटर है, वो है 10⁻⁻3 मीटर, ठीक है। ऐसे करके करते करते अपना चलेगा। अब 1 फेम्टोमीटर जो है ये न्यूक्लियर डायमेंशन है, ठीक है। न्यूक्लियर डायमेंशन, डायमेंशन एंड हेंस न्यूक्लियर डायमेंशन में, अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल के बीच का गैप इतना होता है। एंड हेंस न्यूक्लियर जो ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स में जो ट्रांजिशन होता है उससे क्या निकलते हैं हमारे पास, गामा रेज निकलते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बीटा रेज भी निकलते हैं, अल्फा रेज भी निकलते हैं, बट गामा रेज मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो निकलता है वो होता है गामा रेज, ठीक है। एंड ये भी कितना होता है, लगभग लगभग इसकी वेवलेंथ जो होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर से मतलब लगभग लगभग इतना ही होता है गामा रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन का वेवलेंथ इतना ही होता है, ठीक है। अब कम वेवलेंथ है इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। एंड हमने क्या पढ़ा था बचपन में तो नहीं बोलूंगा, क्लास ट्वेल्थ में, ई इज टू एच नी, ठीक है। तो एनर्जी ज्यादा होगी, कम वेवलेंथ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा, ठीक है। सो गामा रेडिएशन आर हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन, ठीक है। सिमिलरली एंगस्ट्रॉम की बात करूं तो यहाँ पे एक्सरेज निकलते हैं। एक्सरेज जो होती है वो इस रेंज में आती है, ठीक है। नैनोमीटर में ऑफ कोर्स 700 नैनोमीटर में तो अपना विजिबल स्पेक्ट्रम में ही आ जाता है, ठीक है। माइक्रोमीटर में जो होता है कुछ कुछ होते हैं मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, है ना। सो या सो ये थी अपना साइज की बात है, ठीक है। अब हम करते हैं मास की बात, ठीक है। साइज तो हमने बता दिया, अब हम करते हैं मास की बात। सो न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत मैसिव होता है, ठीक है। मैसिव होता है, इसमें होते हैं क्या, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो कि बोथ दे आर वेरी वेरी मैसिव देन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लगभग प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम।
इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 किलोग्राम। सो प्रोटॉन का मास जो होता है अप्रोक्सीमेटली होता है 1829 और 1830 लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 1830 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है याद रखने के लिए। इनफैक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं ना, इस चीज को याद रख लेना भाई। ये काम आएगी बाद में जब बोहर्स मॉडल वगैरह करेंगे ना, तो डायरेक्ट ये मतलब रिड्यूस मास वगैरह में ये काम आएगा। तो ये चीज ना याद रख लेना, एक तारे बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज ना इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना। हाँ जी, तो मास की भी बात होगी है ना। न्यूक्लियस जो होता है हैवी होता है, मैसिव होता है ना। और प्रोटॉन, ऑफ कोर्स ये तो सबको ही पता है, प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है, 1 e होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। 1 e की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। एंड ये सब चीजें ना, अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा एकदम बेसिक चीजें बता रहे हैं, बट यही फंसाती है लास्ट में। एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आता कि 1 e कितना होता था। एग्जाम के टाइम पे ये याद नहीं आता 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। इसीलिए इसको ना मतलब जितना हो सके ये याद करने की कोशिश करना, जितना हो सके इसको ना प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, मतलब क्वेश्चंस वगैरह में, है ना। तो मतलब याद रहेगी ये सब चीजें, ठीक है। न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है न्यूट्रल, ठीक है। इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स अगर और डीप में जाएंगे तो न्यूट्रॉन के अंदर भी क्वार्क्स होते हैं जो कि जिसके पास चार्ज होते हैं, ठीक है। जो कि हम अभी बात नहीं करेंगे, पार्टिकल फिजिक्स आएगा तब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हाँ जी, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बात कर ली, इनकी मासेस के बारे में बात कर ली, है ना, इसकी चार्जेस के बारे में बात कर ली, है ना। सो अब हम ये देख लेते हैं कि कुछ और बेसिक चीजें देख लेते हैं, ठीक है। सो किसी भी एक न्यूक्लियस को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं एक्स ए जेड, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब ये ए क्या होगा, ये होगा मास नंबर, मास नंबर, ठीक है। ये जेड क्या होगा, ये होगा एटॉमिक नंबर, नंबर, ठीक है। अब ऑफ कोर्स एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उतने ही प्रोटॉन्स भी होने चाहिए। एटम में कितना मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। सो जेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन्स भी कितने होने चाहिए, जेड ही होने चाहिए। सो टोटल जेड प्रोटॉन्स होते हैं। अगर एटॉमिक नंबर इसका जेड है तो जेड प्रोटॉन्स होने चाहिए इसके पास। एंड ए इसका मास नंबर है। अब मास कैसे आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, है ना। मतलब न्यूक्लियस का मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही आता है ना। सो ए जो होता है वो होता है मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज जेड, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच इज एन, है ना। सो मास नंबर होता है जेड प्लस एन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो क्या करेंगे, ए माइनस जेड कर देंगे, बस हो गया, निकल गया अपना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो यही करता है। वैसे जो ये ए होता है ना, ये एक्चुअली मास ऑफ अ न्यूट्रल एटम होता है। मतलब इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भी होते हैं एंड बहुत सारी अदर चीजें भी होती है, जैसे बाइंडिंग एनर्जी वगैरह कुछ होती है, ठीक है। तो बट अभी के लिए हम क्या करते हैं पता है, हम मान के चलते हैं कि लगभग लगभग इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स का मास, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, मतलब जेड तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि उनका मास बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। बट बाद में जब हम बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला वगैरह डिराइव कर रहे होंगे ना, तब ये चीजें रिलेवेंट होंगी थोड़ी बहुत, है ना। इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं नेट वगैरह गेट वगैरह में, ठीक है। एंड वैसे ही पता होना चाहिए, ठीक है। एंड पढ़ो इसलिए नहीं कि मतलब एग्जाम पास कर सको, पढ़ो इसलिए कि तुम्हें मतलब चीजें समझ में आई, या फिर तुम्हें मतलब क्या बोलते हैं इसका कॉन्सेप्ट समझ में। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो कोई भी एग्जाम निकाल लोगे आराम से। कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, एग्जाम के पीछे नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो ये सब चीजें हो गई, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर ये सब चीजें एकदम ही बेसिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हमने 12th में भी ये पढ़ा था कि प्रोटॉन्स ऐसे रहते हैं, है ना, साथ में रहते हैं। बहुत ही ज्यादा छोटे डिस्टेंस पे, लगभग फेम्टोमीटर के डिस्टेंस पे ये रहते हैं। तो जो जो दो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, ये तो सबको ही पता है ना। एंड वो फोर्स को काउंटर करने के लिए, ऑफ कोर्स इतने छोटे डिस्टेंस पे रह रहे हैं मिलजुल के, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मतलब कुछ ना कुछ तो है जो कि इनको एक दूसरे के साथ रख रहा है। तो वो क्या होता है, वो फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ऑब्वियसली, क्योंकि इतना
खतरनाक अट्रैक्शन, सॉरी रिपल्सन भी इसको काउंटर कर सकता है। मतलब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन मतलब बहुत ज्यादा कम हुआ ना। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, है ना, मतलब डिस्टेंस स्क्वायर, सॉरी। सो इफ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर एंड इफ डिस्टेंस इज कितना, 10⁻⁻15 मीटर, तो फोर्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। सो इतने ज्यादा फोर्स को भी काउंटरएक्ट करके प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर फोर्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। जनरली क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब कोई भी फोर्स जो होता है, वैसे ये हम ना पार्टिकल फिजिक्स में ज्यादा डिस्कस करेंगे, बट कोई भी फोर्स जो होता है वो ना क्या होता है कि उसके फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से मान लो कि एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है यहाँ पे। ठीक है, मान लो प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन ना क्या करेगा कि एक छोटा सा पार्टिकल, छोटा सा मतलब कोई भी एक पार्टिकल जिसको हम वर्चुअल पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, वर्चुअल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम के लिए प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बहुत ही कम टाइम के लिए। एंड एक छोटा सा पार्टिकल जो होता है वो रिलीज करता है, जो कि न्यूट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अब ये प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड सिमिलरली अब ये जो प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया था ना, फिर से ये प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन को, सॉरी, एक वर्चुअल पार्टिकल छोड़ता है, ये एक्सेप्ट करता है, फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे टाइप का इनका ना मतलब टू एंड फ्रो रिलेशनशिप चलता है, इसलिए ये दोनों ना मतलब एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। इसीलिए ही मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो है एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। ठीक है, ये सिंपल थ्योरी दी थी हमने, हमें युकावा ने। ठीक है, युकावा थ्योरी ऑफ मीजॉन्स बोलते हैं। और ये जो वर्चुअल पार्टिकल्स है ना, ये पाई मीजॉन्स होते हैं। ठीक है, पायोन जिसको बोलते हैं, इसका मास लगभग लगभग आ, इतना कुछ मुझे याद नहीं है, बट लगभग 100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ करता था। आई विल चेक दिस एंड आई विल पुट इट इन द, जब मैं एडिट कर रहा हूँ तब मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है, सो प्रोबेबली 100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो ये हुआ करता था। तो वर्चुअल पार्टिकल्स है, बहुत कम टाइम के लिए ये आते हैं, तो इसका मतलब ये मैसिव होते हैं, ऑफ कोर्स ये मैसिव होते हैं, एंड बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो इसीलिए हमें मतलब मास कंजर्वेशन वगैरह की, एनर्जी कंजर्वेशन की तो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है अनसर्टेनिटी रिलेशन से डेल्टा ई डेल्टा टी इज एच क्रॉस, है ना। तो मतलब डेल्टा टी बहुत कम होगा तो डेल्टा ई भी मतलब होगा कुछ, है ना। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज सम अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड देयर इज सम अनसर्टेनिटी इन टाइम। सो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करके मतलब डेल्टा ई डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली एच क्रॉस बना देंगे। तो वर्चुअल पार्टिकल्स का यहाँ पे जन्म लेना लॉजिकल, हमें मतलब स्वाभाविक होता है। ठीक है, तो ये थी कहानी मतलब न्यूक्लियर फोर्स की। ठीक है, अब न्यूक्लियर फोर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे बाद में, जब हम ना मतलब पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे ये हम वर्चुअल पार्टिकल्स के बारे में, ये क्या होता है फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स। इनफैक्ट जितने भी फोर्सेस होते हैं ना, वो सब फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स से ही मतलब वो होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फोर्स कैरिंग पार्टिकल होता है फोटोन। ग्रेविटेशनल फोर्स का माना जाता है कि फोर्स कैरिंग पार्टिकल होता है ग्रेविटॉन, जो कि स्ट्रिंग थ्योरी बहुत मतलब क्लेम करती है। ठीक है, मैं भी स्ट्रिंग थ्योरी में काम किया करता था एक टाइम पे तो क्या अभी भी काम करता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रिंग थ्योरी में है मतलब ग्रेविटॉन वगैरह है, ग्रेविटॉन की इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह फाइंड करते हैं, बट अभी तक उसका कोई थियोरेटिकल प्रूफ निकला नहीं है। तो अभी तक हम उसको फैक्ट की तरह नहीं बोल सकते कि हाँ यही होता है। ठीक है, बट थियोरेटिकल मॉडल्स है ग्रेविटॉन के जो कि बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी इसको बहुत सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाती है। एनीवेज, ठीक है, सो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, सो न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, शॉर्ट रेंज, ये कैसे पता चला कि हमें शॉर्ट रेंज होगा? ठीक है, शॉर्ट रेंज इसलिए होगा क्योंकि ये बस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। बाकी कोई दो चार्जेस हैं दूर दूर, मान लो कि 1 मीटर की दूरी पे, ये फोर्स तब तो काम नहीं करता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे डिस्टेंस पे ही काम करता है ना। नहीं तो नॉर्मल लाइफ में भी हमें देखने को मिलता बहुत स्ट्रांग फोर्स है भाई, बहुत स्ट्रांग फोर्स है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो मिलता ही ना उसका। तो ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि क्या है, ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है।
ठीक है। एंड दूसरी प्रॉपर्टीज की ये है कि ये है नॉन सेंट्रल फोर्स। ठीक है, नॉन सेंट्रल फोर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़े टाइम बाद में। ठीक है, ये डॉल्टरन से पता चलता है कि ये नॉन सेंट्रल होता है। इसका डॉल्टरन का बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल कंट्रीब्यूशन रहा है न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने में, जो कि हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, सो जनरली हमने क्या देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी। ठीक है, फोर्स क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होता था, है ना। और ये सेंट्रल होता था, हम सेंट्रल फोर्स की बात कर रहे होते थे, है ना। ग्रेविटेशनल में भी ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता था, है ना। ये भी एक सेंट्रल फोर्स होता था। जनरली हम फिजिक्स में सेंट्रल फोर्स की बात करते आए हैं, जनरली मतलब बहुत सारी चीजों में हमने सेंट्रल फोर्स की बात की, बट दिस इज द टाइप ऑफ फोर्स जो कि नॉन सेंट्रल है। ठीक है, नॉन सेंट्रल है मतलब इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एंगुलर मोमेंटम, या इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड फाई। सेंट्रल फोर्स क्या होता था, सेंट्रल फोर्स होता था वो फोर्स जो कि सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करे। देखो एक और चीज बता देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, ठीक है, जो हम नॉर्मल चलाते आते हैं। इसको हम कन्वर्ट करते हैं आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अभी क्या होता है आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेसिकली ऐसा मान लो तुम। ठीक है, एक्स है ये, वाई है ये, जेड है ये। ठीक है, नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये हमारा। बट अगर हमने यहाँ पे ना एक लाइन खींच दी, ठीक है, यहाँ से हमने ये एंगल बोल दिया थीटा, इसका प्रोजेक्शन है यहाँ पे, ये ऐसा है। ठीक है, और एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, सॉरी ओके, ये एंगल जो है ना ये जेड एक्सिस के साथ होगा। Fine. मान लो कि ये ऐसा है, एक्स है ये वाई है ये, और ये जेड है। ठीक है, एंड ये एंगल जो है ये फाई है। ठीक है, तो हम ना पता है क्या कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम ना करके इस ये जो लेंथ है इसका, ठीक है, इसको हम आर मान सकते हैं। ठीक है, हम आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स होते हैं कि मतलब कैसे हम एक्स वाई जेड को आर थीटा फाई में कन्वर्ट करते हैं। बट बेसिकली फायदा ये होता है आर थीटा फाई का सिस्टम में कन्वर्ट करने का कि कोई भी फोर्स जो होता है ना, कोई भी फोर्स इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा टाइप का फोर्स। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि इट इज क्योंकि ये मैग्नीट्यूड होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, आर होता है ना। तो हम ये बोल सकते हैं, इसको हम एक ही चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये होता है आर। ठीक है, मतलब आर सिर्फ आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग सम अदर स्टफ, तो हम थीटा और फाई में भी डिपेंडेंट बोल देते हैं। ठीक है, जनरली फिजिक्स में ये बहुत ही ज्यादा काम आता है आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अगर कोई फोर्स है, ठीक है, अगर कोई फोर्स है, ठीक है, एफ आर थीटा फाई, ठीक है, जो कि थीटा और फाई में डिपेंडेंट नहीं है, जो कि सिर्फ फंक्शन है आर का। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, एंड अगर कोई फोर्स है जो कि थीटा और फाई में भी डिपेंडेंट है, ठीक है, मान लो कि एफ आर एंड सम थीटा एंड फाई, सम फंक्शन से जी, थीटा एंड फाई, ठीक है, सम फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, देन इसको हम बोलते हैं क्या, नॉन सेंट्रल फोर्स। मतलब अब फिजिकली इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, फोर्स की मैग्नीट्यूड पोजीशन पे ही डिपेंड नहीं करती है, बट किस एंगल में है वो विथ रिस्पेक्ट टू दी चोजन ऑरिजिन। ठीक है, वहां पे भी इसका मतलब डिपेंडेंस रहता है, मतलब कौन से एंगल पे है उसमें भी डिपेंड करता है। ठीक है, किस तरफ से आ रहा है वो भी डिपेंड करता है। बट जैसे इसमें है, ठीक है, सर्कुलर ये वाला मोशन है, इसमें बस अपना क्या रहता है कि अपना बस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लेंथ, ठीक है, मतलब फोर्स जो है ये बस आर पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें, बस इट डिपेंड्स अपॉन आर। इट डजंट डिपेंड अपॉन कि मतलब किस एंगल से ये आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर चोजन एक्सिस। ठीक है, सो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, इन जनरल नॉन सेंट्रल होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, मैं बाद में बताऊंगा डॉक्टर प्रॉब्लम करते हुए कि नॉन सेंट्रल क्यों होता है। ठीक है, ऑल्सो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना ये सैचुरेट करता है, सैचुरेट आफ्टर फ्यू न्यूक्लियॉन्स। ठीक है,
सैचुरेट आफ्टर फ्यू न्यूक्लियंस। ये भी मैं बताऊंगा बाद में कि क्यों सैचुरेट होता है। इसका मतलब क्या है ये समझ लो पहले। ठीक है, मान लो कि अपने पास ना बहुत सारे न्यूक्लियंस है। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियंस। ठीक है, अब दिक्कत ये होगी कि ये जो है ना, ये न्यूक्लियन मान लो ये वन है। ठीक है, और ये जो है ये मान लो टू है। ठीक है, वन जो है ये टू पे फोर्स नहीं लगा सकता। वन जो है ये बस अपने आसपास के न्यूक्लियॉन्स पे ही फोर्स लगा सकता है। ठीक है, वन जो है ये बस अपने आसपास के न्यूक्लियॉन्स पे ही फोर्स लगा सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सैचुरेट करता है आफ्टर सम फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, मतलब आफ्टर सम न्यूक्लियस जो है वो सैचुरेट करता है। ठीक है, मतलब दूर दूर नहीं कर सकता। जैसे ये जो है ये न्यूक्लियन वन है, ये न्यूक्लियन टू पे नहीं फोर्स लगा सकता, बट न्यूक्लियन वन जो है न्यूक्लियन थ्री पे लगा सकता है। ठीक है, न्यूक्लियन फोर पे लगा सकता है। बहुत ओनली फ्यू न्यूक्लियंस तक फोर्स लगता है। ठीक है, सैचुरेटिंग टाइप का फोर्स होता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज independent मतलब it is not dependent on any kind of charges like प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, तो प्रोटॉन में भी इक्वल लगेगा। ठीक है, इक्वल क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, एंड न्यूट्रॉन में भी सेम टाइप का न्यूक्लियर फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मतलब इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऑल्सो इट इज स्पिन डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब कितने स्पिन का है वो, स्पिन पता है ना आप लोगों को क्या होता है। इफ नहीं पता तो मैं ये बता दूं कि जैसे एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर है ना, जैसे कि मान लो कि ये कोई एक बॉडी है, एक अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, इसका कुछ मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। हमने 12वीं में पढ़ा है ना। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, ये मान लो कि v है। ठीक है, ठीक है, ये m मास का है और ये डिस्टेंस है r। ठीक है, सो l जो होता है वो क्या होता है, r क्रॉस p होता है ना। p जो होता है मोमेंटम होता है m टाइम्स v। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम के जैसा ही एक और मोमेंटम होता है एक बॉडी का, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मोमेंटम। ठीक है, इंट्रिंसिक मोमेंटम जिसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये मोमेंटम जो है ये मतलब एंगुलर मोमेंटम नहीं है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ये। एक बॉडी का इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है, मतलब इंटरनल एंगुलर मोमेंटम। अब ये कहाँ से आया किसी को नहीं पता। ठीक है, होता है ये पता है। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अब ये बात नहीं है कि ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है इसीलिए इसका एंगुलर मोमेंटम है, ये बिल्कुल गलत है। शुरू से ही मैं इस चीज को ना एकदम ही क्लियर करके चल रहा हूँ कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये नहीं है कि ये जो है अपने ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करे। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स हम जब पार्टिकल्स की बात करें ना, हम पॉइंट पार्टिकल्स की बात करते हैं। पार्टिकल्स को हमेशा पॉइंट लेके चलते हैं एज अ पॉइंट। अब पॉइंट है तो ये यहाँ घूमे वहां घूमे, किसको क्या फर्क, क्या पता चल रहा है ना। यहाँ घूम भी नहीं सकता, पॉइंट है, पॉइंट का पॉइंट डायमेंशन लेस होता है, घूम ही नहीं सकता ये तो। बट ये इसका एंगुलर मोमेंटम जो है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, ये इसके घूमने के इसके घूमने की वजह से नहीं हो रहा है, इसका इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है। अब वो नहीं पता है कि कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। इसके लिए थोड़ा और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता है, मैंने भी नहीं पढ़ा है अभी तक क्यों आता है। मुझे पता है कि होता है, बट क्यों होता है ये नहीं पता है अभी तक। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में अगर पढूं और पता चले तो मैं आप लोगों को भी शेयर कर दूंगा, है ना। तो हाँ जी, तो इट इज स्पिन डिपेंडेंट। तो स्पिन जो होता है वो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है, जैसे ये टाइप का एंगुलर मोमेंटम होता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड में मतलब हरकतें करता है ना। तो वैसा ही टाइप का एक मोमेंट होता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू। ठीक है, म्यू क्या होता है, एल डिपेंडेंट होता है कि नहीं। म्यू इज प्रोपोर्शनल टू एल होता है। सिमिलरली म्यू इज प्रोपोर्शनल टू एस भी होता है। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम बाद में एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया था कि सिर्फ म्यू जो है ना वो इस पे ही डिपेंड नहीं करता है। एक स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां पे एक सिल्वर एटम हुआ करता था जिसमें बैलेंस सेल होता था, एस सेल हुआ करता था। जिसमें एस सेल में क्या होता है, एल इज इक्वल टू जीरो होता है ना, तो मतलब एंगुलर मोमेंटम भी जीरो हुआ। बट ये पाया गया था कि उसमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट हुआ करते थे, एंड उसकी वजह से फोर्स वगैरह लगा था। दो पार्ट में ये स्प्लिट हो गए थे, इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि
एक पर्टिकुलर टाइप का दूसरा टाइप का हमारे पास मोमेंटम होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको हम बोल देते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंड इसको हम बोलते हैं स्पिन, ठीक है। मतलब स्पिन भी एक टाइप का वही होता है जैसे एंगुलर मोमेंटम होता है, जो कि हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अभी आपको सब मिक्स हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए स्पिन की बातें छोड़ते हैं, बाद में जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे बहुत ही ज्यादा डिटेल में करेंगे। अभी ये ऐसी चीज नहीं है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है। तो यही सब चीज है, ठीक है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम डिपेंडेंट होता है, मतलब स्पिन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो हाँ जी, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बेसिक से स्टार्ट किया, फॉर्मूलेज वगैरह देखे, है ना, और मासेस वगैरह के बारे में डिस्कस किया, एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में देखा, एंड न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज देखी। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, बेसिक्स की बात चली रही है तो हम ना जनरली कौन सा टाइप का मास यूज करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा कम मास होती है, ठीक है। जैसे कि अब प्रोटॉन की मास की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। ये बहुत ही ज्यादा छोटी चीज है, और हम ना मतलब ये 27 लिख लिख के ना परेशान हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम एटॉमिक मास यूनिट पे काम करें। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1 U, ठीक है। 1 U इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 U से। और 1 U को हम कैसे डिफाइन करते हैं ये देख लेना। 1 U डिफाइंड होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 12C6 कार्बन एटम, ठीक है। मतलब मैंने ये बोला था ना पहले कि ये 12 क्या होता है, ये मास नंबर होता है, ये होता है एटॉमिक नंबर, है ना। इसका मास जो है एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है इसका मास, और इसको 1/12 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये 1 U फाइंड किया गया है। सो 1 U जो होता है 1/12 ऑफ 12C6 कार्बन एटम होता है, और ये होता है लगभग लगभग 1.66 054 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। सो 1 U इतना होता है। तो अब जो भी हम लिखेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में जितना भी मास लिखेंगे या तो वो U के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है, या तो हम एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे। अब एनर्जी के टर्म्स में मैं बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे एनर्जी हमें पता है, आइंस्टाइन ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने हमें ये बोला था, E = mc² होता है, ठीक है। एनर्जी is the same thing as mass. It is interrelated to mass. In fact, they are the same thing. They are not different things. Energy and mass are the same thing. ठीक है। तो ये जो एनर्जी होता है, ठीक है, ये मास टाइम C² होता है। सो 1 U जो होता है इसका एनर्जी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं हम, ठीक है। 1 U होता है लगभग लगभग 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C², ठीक है। अब तुम लोग ये सोच रहे हो ये क्या लिख दिया भाई इसने, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C², ठीक है। ये कुछ नहीं है, MeV जो होता है, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये याद रखना है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ज्यादा काम आएगा, ये गांठ बांध के रख लो इसको। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तारे बना दो इस पे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एंड बाई सी स्क्वायर तो आपको पता ही है कि स्पीड ऑफ लाइट है। सो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना, ये जूल है। तो जूल क्या है, एनर्जी का यूनिट है ना। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय C² किसका यूनिट हो गया, मास हो गया। तो 1 U जो होता है 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। इसको लगभग 931.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है भाई, ये बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं, ठीक है। सो हाँ, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। बेसिक्स हमने सब कवर कर लिया है। नेक्स्ट से हम न्यूक्लियस के बारे में और ज्यादा डीप डाइव करेंगे, एंड और ज्यादा अच्छी अच्छी नई नई चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट में प्रोबेबली बाइंडिंग एनर्जी वगैरह कराऊंगा। तो हाँ, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।